वहां मुसलमानों की संख्या लगभग 44% है। ठीक है, उस 44% में एक बहुत बड़ी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी है वहां। आज अगर एनडीए दोनों पांचों के पांचों पार्टियां मिल जाती है अगर, तो फिर 44% मुसलमान के होते हुए भी वहां से एनडीए की जीत हो सकती है। अगर जब जब हिंदू वोट बटेगा तब तब शकील अहमद खान जीतेंगे। अगर शाहनवाज हुसैन भी जो राष्ट्रीय कद के नेता हैं बीजेपी में, जब उनको भी बीजेपी टिकट देती है तो उनके परिवार के लोग भी उनको वोट नहीं देते। शकील अहमद खान को बीजेपी हरा सकती है वहां पे। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। आज बात करेंगे कदवा विधानसभा की, जो कि कटिहार जिले में पड़ती है और यहाँ से कांग्रेस के विधायक शकील अहमद है, मौजूदा विधायक है। कुछ दिन पहले ही उनके 17 साल के बेटे ने आत्महत्या की थी, ऐसा कहा जा रहा है। हत्या है ये, आत्महत्या, हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन उस पर न जाकर आज हम बात करेंगे कि कदवा में 2025 की क्या तस्वीर होगी, कौन कौन से नए चेहरे दावेदार होंगे और क्या शकील अहमद दोबारा से कदवा में चुनाव लड़ेंगे, क्या उनको टिकट मिलेगा। इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कई समीकरण जो यहाँ पर होते हैं हर साल चुनाव में, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रदीप झा है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका भी। सर, कदवा की बात करें तो 2015 और 2020 शकील अहमद को अच्छा खासा वोट भी मिला और चुनाव भी उन्होंने जीता। 2025 में लोगों को जानने में ये दिलचस्पी है कि अब शकील अहमद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उनके परिवार पर भी काफी मुसीबत टूट पड़ी है और ऐसे हालात में क्या लगता है कि कदवा में क्या होगा। नहीं, देखिए अर्पिता, कदवा विधानसभा सीट ऐसी स्थित है जहां पर कि 44% लगभग मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। ठीक है, नंबर वन, सबसे पहले ये याद रखने की आवश्यकता है कि वहां मुसलमानों की संख्या लगभग 44% है। ठीक है, उस 44% में एक बहुत बड़ी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी है वहां पर। ठीक है, नंबर दो। नंबर तीन क्या है कि आप अगर लगातार वहां के चुनाव परिणाम का जब विश्लेषण करेंगी तो आपको जो आंकड़ा निकल कर आता है ये कि पिछली बार जो मार्जिन था, बहुत बड़ा मार्जिन था, 32,000 वोट का मार्जिन था शकील अहमद खान का। और जितना मार्जिन था शकील अहमद खान की जीत का, उतना ही वोट जो तीसरे नंबर पर जदयू का उम्मीदवार था वो लेकर गया था। उनका मुकाबला जो था पिछली बार चंद्रभूषण ठाकुर से था, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे, और उनको आया था 38,779 वोट। ठीक है, और तीसरे नंबर पर जो सूरज प्रकाश राय थे उनको लगभग 32,000 वोट आया था और जीत का मार्जिन जो था, ठीक है, वो लगभग 13,000 वोट का मार्जिन था। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि जितना वोट जदयू ने काटा लोक जनशक्ति पार्टी का, मतलब आज अगर एनडीए दोनों पांचों के पांचों पार्टियां मिल जाती है अगर, तो फिर 44% मुसलमान के होते हुए भी वहां से एनडीए की जीत हो सकती है। लेकिन बात वहां एनडीए बीजेपी और जदयू की नहीं होती, वहां लोक जनशक्ति पार्टी फैक्टर नहीं होता। वहां पर फैक्टर होता है केवल हिंदू और मुसलमान कदवा में। ठीक है, उस विधानसभा सीट पर 44% लगभग जो है वोट वो मुसलमानों का है अर्पिता। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर जब बात होती है कि वहां और एक याद रखिए, एक नंबर वन, नंबर टू, हिंदुओं में जो सबसे बड़ी जाति है, आप अनुमान लगा लीजिए कितना बड़ा अंतर है। जो हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति है उसका वोट है 7%। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जी। हाँ, इसलिए इसका मतलब ये हुआ केवल और केवल कि वहां पर अगर जब जब हिंदू वोट बटेगा तब तब शकील अहमद खान जीतेंगे। हिंदू का वोट कम बटेगा तो बीजेपी जीतेगी। आपको याद होगा 2010 में वहां से भोला राय बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीते थे वहां पर 2010 में। 2010 में इसलिए चुनाव जीते थे कि चूंकि जो तीसरा उम्मीदवार था, ठीक है, वो ज्यादा वोट नहीं काट पाया था, जो हिमराज सिंह, उतना ही नहीं। आप बताइए, मैं जो चौथे नंबर पर जो वहां हिमराज सिंह होते हैं ना, वो भी पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं अर्पिता। हिमराज सिंह भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो लगभग कह सकती है आपकी हिंदुओं का वोट वहां पर बेतरीके बटता है, 4 भागों में बट जाता है और एक मजबूत कोई मुस्लिम उम्मीदवार होता है, चुनाव वहां से जीत जाता है।
ठीक है, तो कदवा में यही इसका हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस सीट पर, कदवा विधानसभा सीट पर एनडीए की तरफ से भी कोई अगर मुस्लिम चेहरा सामने हो तो महागठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती मिल सकती है। मतलब वहां महागठबंधन से भी मुस्लिम उम्मीदवार हो और साथ ही साथ एनडीए से भी मुस्लिम उम्मीदवार हो, तब वहां मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। क्या ऐसी तस्वीर है या कुछ और? नहीं अर्पिता, ये बात बहुत ही मुझे लगता है कि बिहार में बच्चा बच्चा को पता है कि जब कभी भी माने एनडीए का उम्मीदवार, मतलब कौन देगा एनडीए का उम्मीदवार? मुसलमान। बीजेपी देगी नहीं, देश भर में कहीं नहीं देती है मुसलमानों को टिकट देना, बीजेपी ने बंद कर दिया 10 साल पहले ही। ठीक है, जदयू के मुसलमान उम्मीदवार को भी अगर जदयू बीजेपी के साथ होती है तो मुसलमान का एक वोट नहीं मिलता। लोक जनशक्ति पार्टी भी अगर बीजेपी के साथ रहेगी, बीजेपी के गठबंधन में रहेगी, तो उसको उसके मुसलमान उम्मीदवार का हो सकता है कि उसके परिवार के लोग भी वोट नहीं दें। ठीक है, तो चूंकि अच्छा, बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम, क्योंकि बीजेपी के साथ ये तमाम सहयोगी हैं, इसलिए बाकी लोग भी अगर चाहेंगे कि मुस्लिम कैंडिडेट दे तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। ये तस्वीर आपने बताई है, यानी इसका अब मतलब देखिए किशनगंज में, अर्पिता अभी जो किशनगंज में लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहां पर मास्टर मुजाहिद जो है जदयू के उम्मीदवार थे, थे ना? इससे पहले भी वो लड़ चुके थे चुनाव, लेकिन कहा उनको मुसलमानों का वोट मिला। त्रिकोणीय संघर्ष में मास्टर मुजाहिद को उतना ही वोट मिला जितना वोट वहां हिंदू का है। ठीक है, तो तो फिर आप इसका क्या मुसलमान मतलब है? उम्मीदवार भी देंगी, अगर मैंने एनडीए से कोई मुस्लिम भी उम्मीदवार आएगा तब भी आप छोड़िए ना इन लोगों की बात, ये छोटा चेहरा है। मैं बताऊं आपको, अगर शाहनवाज हुसैन भी जो राष्ट्रीय कद के नेता हैं बीजेपी में, जब उनको भी बीजेपी टिकट देती है तो उनके परिवार के लोग भी उनको वोट नहीं देते। ये सच्चाई है। मुसलमानों का वोट, ठीक है, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में एक 2-4% मिला करता था। ठीक है, ये सब नहीं, ठीक है सर, लेकिन ठीक कह रहे हैं आप। जिधर छवि काफी बदली है 2014 के बाद से, नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद से तस्वीर काफी बदली है और बीजेपी पर पूर्ण रूप से हिंदूवादी पार्टी होने का जो है ठप्पा अब लग चुका है और ऐसे में वोटर्स उस बात से कन्विंस भी है। और इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रही थी, तो फिर बीजेपी के लिए किस तरह का कैंडिडेट देना, चाहे वो बीजेपी टिकट दे या जदयू दे या लोजपा दे, गठबंधन में से कोई भी टिकट दे, तो किस तरह के कैंडिडेट देने पर फायदा होगा? और शकील अहमद, जो कि दूसरा सवाल है मेरा, शकील अहमद को दोबारा से वहां से लड़वाया जाएगा या फिर कोई और तैयारी है में है? जिस जो कद है शकील अहमद खान का कांग्रेस पार्टी में, अर्पिता, उसमें उनका टिकट कटने की 1% भी संभावना नहीं है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं नंबर वन। मैं बताऊं, शकील अहमद खान का परिचय जान लीजिए पहले, तब फिर आप कहिएगा उनका टिकट कट सकता है क्या। नहीं कटेगा, कभी नहीं। इसलिए कि शकील अहमद खान एक तो विधायक दल के नेता है, दूसरा वो अभी जो राहुल गांधी की टीम है उसमें बहुत ही नजदीकी है राहुल गांधी के शकील अहमद खान। आपको पता होगा कि 2020 में जो विधानसभा जो गठित हुई, उस विधानसभा गठित होने के बाद शुरुआत के दिनों में अजीत शर्मा थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता, आपको याद है? जी, लेकिन बीच सत्र में, बीच में ही इसी विधानसभा के दौरान अजीत शर्मा को हटाकर राहुल गांधी ने शकील अहमद खान को बनवाया बिहार में विधानसभा में विधायक दल का नेता। ठीक है, तो नंबर 2। नंबर 3 मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस पार्टी में एक बिहार में तिकरी है। ठीक है, वो तिकरी है शकील अहमद खान, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का। ठीक है, आप देखिए कि शकील अहमद खान कितने ताकतवर हैं। जब CAA लागू हुआ था देश में 2019 में, उस समय में कन्हैया कुमार CPI में हुआ करते थे, आपको याद होगा, CPI में थे। पप्पू यादव की अपनी पार्टी थी, जनाधिकार पार्टी। ठीक है, लेकिन शकील अहमद खान पप्पू यादव को लेकर, कन्हैया कुमार को लेकर, जो कि अलग अलग दल में थे, उन लोगों को लेकर जो सीमांचल का इलाका है, जो कोसी प्रमंडल का इलाका है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर गांव गांव घूम रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। ठीक है, और काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर रहे थे शकील अहमद खान, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव के साथ। ठीक है, तो कांग्रेस की जो बिहार में भविष्य की राजनीति है, उस राजनीति के केंद्र में है शकील अहमद खान। ठीक है, इसीलिए शकील अहमद खान का टिकट कटने की
कहीं से भी कोई संभावना नहीं है। उनको राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। जो प्रियंका गांधी का जो जो प्राइवेट सेक्रेटरी है संदीप सिंह, ठीक है, आपको पता होगा जेएनयू से है, वो पहले छात्र संघ के पदाधिकारी रहे। आपको बताऊं, शकील अहमद खान भी जेएनयू में छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं। ठीक है, भले ही वो उस समय में कम्युनिस्ट पार्टी बने, शायद एआईएसएफ या एसएफआई में थे वो, लेकिन अभी कांग्रेस में। तो इस तरीके से शकील अहमद खान कांग्रेस के बड़े नेता हैं बिहार में और भविष्य की राजनीति के केंद्र में है। बिल्कुल सर, ठीक कहा आपने, केंद्र में, और इसीलिए चुनौतियां बीजेपी के लिए बढ़ जाती है। फाइनल सवाल ले लेती हूँ आपसे, तो शकील अहमद से मुकाबला लेने के लिए मैदान में कौन आएगा? इसका मतलब ये है कि शकील अहमद को सिर्फ उस स्थिति में हराना संभव है जब ये जो टिकट बंटवारा है वो इस आधार पर हो कि सारी जातियां एकमुश्त एकजुट हो जाए, नहीं तो फिर यहाँ शकील अहमद का जीतना फिर से तय है। नहीं, शकील अहमद खान को बीजेपी हरा सकती है वहां पर शकील अहमद खान को जदयू या लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर लड़ रहा प्रत्याशी चुनाव नहीं हरा पाएगा। शकील अहमद खान की हार एक ही शर्त पर हो सकती है, जब वहां से बीजेपी चुनाव लड़े। क्योंकि आपने देखा है कि जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तो ध्रुवीकरण होता है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वही जब उम्मीदवार जदयू का होता है, वही जब उम्मीदवार लोक जनशक्ति पार्टी का होता है, तो वो ध्रुवीकरण नहीं होता। कारण क्या है कि जो जदयू है या लोक जनशक्ति पार्टी है, तो ये लोगों को रसगुल्ला खाने की आदत है, लेकिन गुलगुले से परहेज होता है। ठीक है, मतलब चाहिए हिंदू वोट बैंक, ठीक है, लेकिन ये हिंदू का नाम लेने से डरते हैं, लेकिन बीजेपी को वो डर नहीं होता है। तो बीजेपी का उम्मीदवार जिस प्रकार से शकील अहमद खान मुस्लिम ध्रुवीकरण करा के चुनाव जीतते हैं वहां पर, उसी प्रकार से बीजेपी के उम्मीदवार के नाम पर हिंदू का ध्रुवीकरण होता है। लेकिन वहां पर जब बीजेपी के अलावे किसी भी सहयोगी दल के उम्मीदवार होंगे, तो वो सहयोगी दल के उम्मीदवार के नाम पर जो माने एक तरह से रिवर्स पोलराइजेशन होता है, जो, ठीक है, वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये संकट है। तो इसीलिए वहां जो एनडीए अलायंस है उसमें वो सीट बीजेपी को देना चाहिए, और बीजेपी से अति पिछड़ी जाति का कोई उम्मीदवार अगर लड़ेगा तो मुझे लगता है वहां पर शकील अहमद खान को पटकनी दिया जा सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस सीट का समीकरण समझाने के लिए। और हमें लगता है कि ये सीट काफी दिलचस्प सीट है, क्योंकि कांग्रेस का जो बिहार में सबसे मजबूत चेहरा है वो यहाँ से मुकाबले में होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती रहेगी। देखते हैं बीजेपी इस पर क्या स्टेप लेती है, किसको टिकट देती है। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। धन्यवाद।